हेलो भाई, इसके हाल चाल उम्मीद करता हूं हम लोग काफी अच्छे हो गए। आज के दिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है, जिससे ऑलमोस्ट हर एक बच्चा फेस कर रहा है कि भैया हमारी जो 11वीं क्लास है वो ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है। भैया स्कूल में, कोचिंग में, क्लास में टीचर आते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्लास में टीचर आते हैं, कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, कुछ डेरिवेशन लिखते हैं, पता नहीं क्या करते हैं भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है। स्टार्टिंग में तो भैया फिर भी हमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि ठीक ठाक काम चल जाएगा, बट अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, हमारा मई आया, जून आया, जुलाई आया और अभी तो अगस्त आ गया है। हमारे कुछ टाइम में हाफ ईयरली भी आने वाले हैं और अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भैया 11वीं हम करें कैसे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रही है भैया। हमारे बहुत सारा बैकलॉग बन चुका है। स्कूल में, कोचिंग में जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुके हैं और हम अभी तक उन पुराने वाले चैप्टर्स पे ही अटके हुए हैं और अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है हम उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे। भैया हमारे 7 से 8 घंटे का स्कूल होता है, हमारी कोचिंग होती है, हमें होमवर्क करना पड़ता है, हमें डीबीपी करनी पड़ती है, हमें मॉड्यूल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें जो सेल्फ स्टडी है उसका टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। पूरे 24 घंटे हमारे कहाँ चले जा रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और हमारा जो सेल्फ स्टडी है उसका टाइम हमें निकल ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो बैकलॉग है वो वैसे ही पढ़ाई कुछ कवर ही नहीं हो रहा है। भैया हमारे टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, हम टेस्ट देते हैं तो बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं और डर के हमारे कई बार तो हम टेस्ट को स्किप भी कर देते हैं कि हमारे कहीं फेल ना हो जाए, कहीं हमें नंबर शो ना करने पड़े घर पे। जब घर वाले पूछते हैं कि भाई पढ़ाई कैसे चल रही है या फिर टेस्ट में नंबर कैसे आ रहे हैं, तो हमें झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ ठीक ठाक चल रही है पढ़ाई या फिर टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमें अंदर एक गिल्ट होता है कि यार जिस लक्ष्य को लेकर मैंने अपनी 11वीं की शुरुआत की थी कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे इसमें एक अच्छी रैंक चाहिए, मुझे अपना एक ड्रीम कॉलेज चाहिए, मुझे आईटी चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, जो नीट वाले बच्चे हैं मुझे हमें एक अच्छे से एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, जो कॉमर्स वाले हमें एक अच्छा कॉलेज चाहिए। वो सारा जो सपना है वो शायद अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पूरा होते हुए। भैया आजकल पिछले कुछ टाइम से जब से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि 11वीं में करें कैसे पढ़ाई, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन फील कर रहे हैं हम लोग। दिन भर हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, क्लास में, कोचिंग में बैठ के, बेंच पे बैठ के हम अकेले बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि यार 11वीं कैसे पास होगी, कहाँ हमने उस ड्रीम कॉलेज का सपना लिया था अब वो पूरा होते नहीं दिख रहा है। उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या मैं कॉलेज अचीव कर पाऊँगा, क्या जिस एग्जाम को मैं टारगेट कर रहा हूँ क्या मैं क्रैक कर पाऊँगा, क्या 11वीं में मैं अच्छे नंबर ले पाऊँगा, क्या मेरा जो करियर है क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। देखो सुनो, मुझे पता है कि पिछले 1-2 साल से मैंने तुम्हें छोटा भाई बहन मान के गाइड करा है, तो मैं एक अपना छोटा भाई बहन मान के 9th और 10th में तुम्हें गाइड किया है, तो मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आज मुझे नहीं पता कि यार ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, 15 मिनट की बनेगी, 20 मिनट की बनेगी, 25 की बनेगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आज आपको 1.5x पे या फिर 2x पे इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि जो आपकी बची हुई 11वीं है वो बर्बाद ना हो। अगर आप चाहते हो कि अगस्त से पढ़कर फरवरी तक आप अपनी 11वीं को इंप्रूव करो, आपका टेस्ट में, आपकी स्कोर में, आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि उस एग्जाम को आप क्रैक करो, 11वीं में अच्छे नंबर लाओ, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यार ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह नहीं है कि आपने वीडियो देखी आराम से लेट के, खाते हुए और आराम से फिर देख के फिर भूल गए, नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ वो बच्चे देखें जो कि सीरियस हो अपनी 11वीं को इंप्रूव करने के लिए, अपनी सीरियस हो अपनी 11वीं को बर्बाद होने से बचाने के लिए। तो एक पेन और एक पेपर लेके अभी आ जाओ, ठीक है। एक वीडियो को पॉज करो, चाहे लैपटॉप में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वीडियो को पॉज करो और अभी जाके एक पेन और पेपर लेके आओ, क्योंकि यार वरना बाकी वीडियोस की तरह आप देखोगे 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा, चार्ज रहेगा, फिर उसके बाद आप भूल जाओगे। फिर वही जो दोबारा चल रहा था आपका, जो जैसे आपने 3-4 महीने वेस्ट कर दिए, फिर आने वाले जो 4 महीने हैं आप वो भी वेस्ट कर दोगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए अभी एक पेन और एक पेपर लेके आओ और जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनको नोट डाउन करो और उनको लिख लो, ताकि आपको वो बार बार याद रहे, ताकि जब भी आपको कुछ भूल जाओ तब उन कॉपी को खोल के याद कर लो, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं लिखोगे, ठीक है। शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाना चाहूँगा, ठीक है। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, भैया बैकलॉग नहीं हो रहा है, भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, भैया टेस्ट पे नंबर कम आ रहा है, भैया डिमोटिवेशन हो रहा है, भैया ओवर थिंकिंग हो रही है, इन सभी का जो प्रॉब्लम है ये टाइमलाइन है, ठीक है। इसको समझते हैं। जब आपके 10वीं का रिजल्ट आता है तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, किसी के 85 आते हैं, किसी के 90 आते हैं, किसी के 95 आते हैं, किसी के 98 आता है, कोई अपने स्कूल का, कोई अपनी क्लास का, कोई अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होता है। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भर जाते हैं कि भाई 10वीं फोड़ लिए तो 11वीं भी फोड़ देंगे। घर वाले भी कहते हैं कि बेटा एक बार 10वीं कर लो, बोर्ड्स का कर लो तो आगे की लाइफ सेट है, तो हम भी मान लेते हैं कि हाँ भाई 10वीं कर लिए तो 11वीं भी क्या है, फोड़ देंगे आराम से। फिर हमारा 1 से 2 महीने का हमारी छुट्टी होती है, हमारा हॉलीडे होता है, जहाँ पे हमारे रिजल्ट के बाद हमें थोड़ा सा गैप मिलता है। तो वहाँ पे हमारा जो पढ़ाई के साथ जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो टूट चुका होता है। हमारा बिल्कुल भी पढ़ाई के साथ जो कनेक्शन है वो होता नहीं है। हम लोग आराम से खेल रहे होते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई मोबाइल में गेमिंग करता है, कोई अपने गाँव जाता है, कोई ट्रिप्स मार के आता है। तो पढ़ाई के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्कुल छूट चुका होता है, हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे होते उस वक्त। फिर हमारी 1-2 महीने बाद हमारी जो 11वीं है उसकी शुरुआत होती है, और स्टार्टिंग की जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही आसान होते हैं कंपैरेटिवली।
तो उसमें हमें लगता है कि भाई इतने आसान चैप्टर है, 11वीं तो बहुत ही आसान है भैया, हम तो फोड़ देंगे। आपने तो भैया झूठ बोले थे, आप तो भैया मतलब में हाई बना रहे थे कि 11वीं बहुत ही मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, कितना आसान चैप्टर है, हम तो 11वीं में फोड़ देंगे। और जब वो स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर बच्चा करता है तो उसको एक मन में एक सपना होता है कि भाई अब तो सीधा IIT बॉम्बे, अब तो सीधा IIT दिल्ली, अब तो सीधा एम्स दिल्ली हम क्रैक करेंगे। फिर धीरे धीरे हमारा टाइम बढ़ता है, हमारा मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, हमारे 1-2 टेस्ट हो रहे होते हैं कोचिंग में। फिर हमारा जो नंबर है, परफॉर्मेंस है, धीरे धीरे हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती रहती है। जो कॉन्सेप्ट है थोड़े से मुश्किल होते रहते हैं, क्लास जो है, टीचर जो है वो थोड़ा सा फास्ट चलने लगता है। तो हमें लगता है कि भाई अब थोड़ा क्लास मुश्किल हो रही है, बट फिर भी हमें ठीक ठाक लगता है कि ठीक ठाक चल जाएगा। बट जैसे ही हमारा अगस्त सितंबर आता है, जो भी आप चल रहा है, जैसे हमारा हाफ ईयरली आता है, हमारे हाफ ईयरली का रिजल्ट आता है। खैर अभी तो आपका हाफ ईयरली नहीं हुआ होगा, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना पाऊँ। अभी जो वीडियो है ये आपकी 11वीं को इंप्रूव करने के लिए, 11वीं आप कैसे बचा सकते हो अपनी। बट अगर हाफ ईयरली में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, हाफ ईयरली की स्ट्रेटजी चाहिए, तो पहले मुझे बताओ कि हाफ ईयरली एग्जाम्स कब से हैं, तभी मैं उसके अकॉर्डिंग आपको रोड मैप बना पाऊंगा ना। तो मुझे कमेंट कर देना कि आपकी हाफ ईयरली कब से हैं, ठीक है। खैर जैसे आपका अगस्त सितंबर आता है, हाफ ईयरली रिजल्ट आता है, तो हमें रियलिटी चेक मिलता है। तब हमें एक रियलिटी चेक मिलता है, ठीक है। जब मैं अपने 11वीं में था तो ये सेम चीज़ मैंने फॉलो करी थी, आपकी मैं भी आपकी तरह था, कुछ अलग नहीं था। ये सेम चीज़ तो कि रिजल्ट आया, ओवर कॉन्फिडेंस आया, छुट्टी मिली, 11th के स्टार्ट करा। फिर जैसे हाफ ईयरली का रिजल्ट आया तो एक रियलिटी चेक मिला, सामने एक मुक्का पड़ा फेस पे कि भाई ये सब क्या हो गया, इतना बेकार रिजल्ट आया। फिर हमें लगा कि यार अब थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो 11वीं तो मतलब वो कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, 11वीं पास करने के लाले पड़ जाएंगे। सेम सिचुएशन आपकी है, सेम सिचुएशन ऑलमोस्ट हर एक बच्चे की होती है, इंक्लूडिंग मी। तो मैंने ऐसा क्या किया था अपनी अगस्त से सितंबर से कि वो 40-50% का जो रिजल्ट आया था हाफ ईयरली में, मेरे 40-50% आए थे, बहुत ही बेकार मार्क्स आए थे। मैं उससे कम मार्क्स में आज तक कभी नहीं आया लाइफ में। तो वो क्या मैंने इंप्रूवमेंट किया था अपना कि वो 40-50% से मैं 11वीं में एक अच्छे स्कोर तक लाया, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो हमारी जो पहली प्रॉब्लम थी वो थी बैकलॉग्स कैसे कवर करें। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। सबसे बड़ी गलती जो करते हैं बच्चे कि बैकलॉग्स के चक्कर में कि जो प्रेजेंट में चल रहा है अभी वो उसको भूल जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में आपकी कोचिंग में, आपके स्कूल में, जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो, कोर्स में आपकी जो प्रेजेंट में चल रहा है, बच्चे उसको छोड़ के और जो पहले वाले चैप्टर से जो उनके बैकलॉग्स होते हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता, क्योंकि प्रेजेंट में आपको जो चल रहा है अगर आप उसको छोड़ दोगे ना तो फिर वो आपका बैकलॉग बन जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आती है भाई। आपके प्रेजेंट में जो चल रहा है, ठीक है, अगर आप उसको छोड़ के आपने बैकलॉग कवर करोगे पुराने वाले चैप्टर, तो क्या होगा, आपने इसके लेक्चर मिस कर दिए, आपने इसके क्वेश्चन मिस कर दिए, आपने इसका जो प्रैक्टिस था वो मिस कर दिया, आपने इसका टेस्ट मिस कर दिया, तो भाई ये क्या होगा, ये दोबारा बैकलॉग बन जाएगा। आप इसी लूप में फंस के रह जाओगे हमेशा के लिए। तो पहले मेरे भाई मेरी बहन, पहली चीज़ आपको जो करनी है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, जो प्रेजेंट में जो अभी चैप्टर चल रहा है करंट आपके कोचिंग में, आपके कोर्स में, उसको छोड़ना नहीं है, उसको साथ साथ चलते रहने दो। बैकलॉग के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। एक बच्चा है जो कि यार हमेशा पढ़ते आ रहा था, आपने नहीं पढ़ाई करी, तो अगर आपको उसके कम्पीट, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक आपकी क्लास में कोई टॉपर होगा, वो आपसे आगे है, अभी आप यहाँ पे हो रेस में, तो अगर आपको इससे कम्पीट करना है तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। या तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी, या तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भागना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें दोनों करना है, हमें स्पीड भी बढ़ानी है, हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ाई करनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर आपको बैकलॉग करना है तो जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको चलने दो, हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, थोड़ा सा अलग, जो आप नॉर्मली सुनते हो उससे थोड़ा सा अलग होगा आगे जाके। मंडे से फ्राइडे आपको जो चल रहा है चलने दो, आपकी कोचिंग चल रही है चलने दो, जो आपके प्रेजेंट में चल रहा है ना उसको चलने दो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। सैटरडे एंड संडे ये हमारे 2 दिन होंगे जहां पे हमें अपनी बैकलॉग को टारगेट करना है। मंडे से फ्राइडे जो चल रहा है चलने दो, बात मानो मेरी, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी अपनी 11वीं क्लास में, मैंने अपनी 11वीं को सेव कर लिया था। मंडे से फ्राइडे जो चल रहा है चलने दो, सैटरडे और संडे को हमें टारगेट करना है और वहां पे हमें 10 घंटे 12 घंटे सिटिंग मार के अपने बैकलॉग को कवर करना है। आप बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि भैया 10 घंटे कहाँ से पढ़ेंगे, 12 घंटे कहाँ से पढ़ेंगे, करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा करना पड़ेगा। जब आपका 10वीं का रिजल्ट आया था, जब आपका 10वीं का एग्जाम चल रहा था, बोर्ड एग्जाम चल रहा था, तब भी तो पढ़ाई की थी ना, हमने साथ मिलकर की थी ना पढ़ाई। मैं वीडियोस बना रहा था, आप पढ़ाई कर रहे थे। तो आपका एग्जाम चल रहा था हिंदी का, मैथ्स का, साइंस का, तभी तो पढ़ाई करी थी ना 10-12 घंटे। तो अभी भी करना पड़ेगा। मान लो कि आपका एग्जाम है, आप बस अज्यूम कर लो कि अगले दिन मेरा एग्जाम है, अगले दिन मेरे जेई का, नीट का, CUET का, CA का मेरा एग्जाम है, मान लो, आपको करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि हर दिन नहीं, सिर्फ सैटरडे और संडे को, ठीक है। सैटरडे संडे को आपको एटलीस्ट मिनिमम आपको 10-10 घंटे की सिटिंग मारनी पड़ेगी।
मिनिमम। इससे ज़्यादा मारोगे वो आपकी चॉइस है, बस 10-10 घंटे की सेटिंग माननी पड़ेगी सैटरडे और संडे को, ठीक है। अगर सैटरडे का आपका मतलब छुट्टी होती है आपकी कोचिंग में तो बढ़िया बात है, अगर नहीं होती है तो अपने स्कूल की और अपने कोचिंग की सैटरडे को आप छुट्टी ले सकते हो, लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे आएंगे कि भैया हमारे स्कूल में छुट्टी नहीं मिलती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। भाई मुझे नहीं पता, एक दिन छुट्टी मारने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई नहीं, मतलब अगर तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें गधा मेहनत करनी है, तुम्हें गधा मजदूरी करनी है कि भाई हर दिन स्कूल जा रहे हैं, भाई कुछ वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ज़्यादातर स्कूलों में एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। तो या तो तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है तो भाई मेरी बहन सैटरडे को छुट्टी मारो, संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को छुट्टी मारो और 10-10 घंटे की सिटिंग मार के बैठो एक सेटिंग में और अपना जो बैकलॉग है कवर करो। कैसे करना है अब वो सुनो, ठीक है। तुम समझ गए कि तुम्हें सेटिंग मारनी है, मैं ज़्यादा तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम कैसे करना है, छुट्टी कैसे मारनी है, क्या तुम्हें बहाना मारना है, वो तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, मैं नहीं बताऊँ, ठीक है। सैटरडे और संडे को, ठीक है, सैटरडे और संडे को हमें 10-10 घंटे की यानी टोटल 20 घंटे हमारे पास हो गए। इन 20 घंटे में हम ज़्यादा नहीं करना, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हम मात्र 2 से 3 चैप्टर उठाएंगे, सिर्फ 2 से 3 चैप्टर में उठाने हैं। क्योंकि हमारा सिर्फ मोटिव ये नहीं है कि भाई इस चैप्टर बस खत्म हो जाए, नहीं, हमारा मोटिव ये है कि चैप्टर को हमें अच्छे से करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है, प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट करना है। तो हम सिर्फ 2 से 3 चैप्टर ही उठाएंगे, बट उसको हम लोग अच्छे से निचोड़ के प्रॉपर हम लोग उसको कवर करेंगे। कवर करना कैसे है आप उसको देखते हैं, ठीक है। देखो पहला स्टेप कि आपको उसका लेक्चर देखना है। देखो ये यूजुअल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ, जो चीज़ है सेम वही करना पड़ेगा। पहला स्टेप आपको उसका लेक्चर देखना है 1.5x स्पीड पे। ऑफ कोर्स आप यूट्यूब पे देख रहोगे, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पे कोई लेक्चर 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, जितना भी हो उसको आपको 1.5x पे देखना है, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और वो चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है एक बार कि भाई चैप्टर में क्या चल रहा है वो आपको बेसिक आइडिया लग जाए चैप्टर का। तो आपको एक लेक्चर देखना डिटेल में, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का जो भी लेक्चर होगा, आराम से आपको 1.5x पे देखना है। पहला स्टेप ये, जो भी आप चैप्टर करोगे, आप हमें 2-3 चैप्टर करने हैं ना, तो उनमें से हर चैप्टर का हम एक लेक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है, हर चैप्टर का हम लोग लेक्चर दिख रहे होंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप, आपकी जो भी बुक है, आपकी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप अपना कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड आप पे करते हैं कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सिर्फ 11वीं की क्लास की पढ़ाई कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी करोगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी रेफरेंस बुक या फिर जो मॉड्यूल है वो कर रहे हो, वहाँ से आपको उसकी थ्योरी रीड करनी है, इसमें आपको एटलीस्ट 1 से 2 घंटे का या फिर 3 घंटे का समय लग जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर की लेंथ कितनी है। आराम से 1-2-3 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे लग जाएगा, डिटेल में पढ़ना है आपको। थर्ड स्टेप, आपको अपनी जो क्वेश्चन जो है आपको वो प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है? पहले तो आपकी जो एनसीईआरटी है आपको वो करना ही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो आपको करनी है। अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करने है। उसके बाद आपकी जो एग्जाम्पलर है आप वो भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 11वीं की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीयूईटी की कर रहे हो तो एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी होती है वो भी कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जो पीवाईक्यूज है आपको वो करना है, ठीक है। अब पीवाईक्यूज डिपेंड करता है कि आप सिर्फ 11वीं की तैयारी कर रहे हो तो आप सीबीएसई वाली पीवाईक्यूज करोगे। अगर आप किसी एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जो जेई के या फिर नीट के आप उसके लास्ट 30-40 ईयर्स की तैयारी करोगे। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। बट ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चे 11वीं में है, 12वीं में है और जो सीबीएसई में है तो उनके लिए मैं क्वेश्चन बैंक रिकमेंड कर देता हूँ। आप ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है एडुकार्ड का, आप ये वाला प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मार्केट में है, सभी अच्छे होते हैं, बट पिछले 2 साल से हम बच्चों को ये रिकमेंड कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इसके अलावा मैंने खुद इसको रिव्यू किया पर्सनली अपने लेवल पे, तो मुझे भी लगा कि यार क्वेश्चन बैंक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आप सीबीएसई के हो, 11वीं क्लास में हो तो ये आप ले सकते हो। इसमें आपके जो एग्जाम्पलर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है सॉल्यूशन के साथ, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो पीवाईक्यूज है पिछले 5-10 साल के इसमें दिए हुए हैं। आपके एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, केस बेस्ड, कंपेटेंसी बेस्ड, नया जो पैटर्न है, जो नया सिलेबस आया है उसके ऊपर सभी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर आप एक सीबीएसई के छात्र हो 11वीं के 12वीं के तो आप इस क्वेश्चन बैंक को ले सकते हो, ठीक है। मेरे पास तो फिलहाल ये फिजिक्स का था, सेम क्वेश्चन बैंक आपका मैथ का भी है, साइंस केमिस्ट्री का भी है, बायोलॉजी का भी है, कॉमर्स का भी है, सभी स्ट्रीम का जो क्वेश्चन बैंक है आपके मिल जाएंगे। लिंक वगैरह जो इसका मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। टाइम बहुत ही कम है, तुमने आधा टाइम वेस्ट कर दिया है, थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो फटाफट जा, टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके ले सकते हो उसको। लिंक मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना भैया। हाँ, टेस्ट वगैरह वो सब सैम्पल पेपर वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह अभी नहीं करना। जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना फॉलो करो। अभी हमें बस एक लेवल पे आना है कि भाई चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। जब हम बराबर आ जाएंगे अपने कोचिंग के, अपने ट्यूशन के, अपने स्कूल के, तब हम जो रिवीजन वगैरह हम बाद में कर लेंगे। अभी हमें सिर्फ बराबर आना है। तो बैकलॉग के लिए आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। लेक्चर्स यूट्यूब से, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक या मॉड्यूल में तीनों में से कोई एक करना है आपको, तीनों नहीं करनी। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सिर्फ 11वीं को टारगेट कर रहे हो, 11th क्लास को, तो एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज।
अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो करना ही है, बट इसके अलावा जो PYQs है वो आपकी चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अगर आप IIT कर रहे हो तो आप IIT की PYQs करोगे, अगर आप NEET कर रहे हो तो आप NEET की PYQs करोगे। आई होप आप समझ गए होगे मेरी बात, ठीक है। ये हो गया आपकी बैकलॉग की स्ट्रेटजी कि बैकलॉग आपको ऐसे कवर करना है, सैटरडे संडे निकालना है, 10-10 घंटे निकालने हैं, ठीक है। अगला चीज, अगला टॉपिक, स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें। सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन पूरे कमेंट्स में ये भरा होता है कि भैया स्कूल को, कोचिंग को और जो सेल्फ स्टडी है कैसे निकाले, टाइम मिल नहीं पाता। तो यहाँ मैंने एक पाई चार्ट बना रखा है आपके 24 घंटे का। आपको जो स्कूल होता है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए, जो स्कूल नहीं जा रहे, जो डमी स्कूल में पढ़ते हैं तो वो इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि डमी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका कोचिंग और सेल्फ स्टडी जो है वो आराम से मैनेज हो जाएगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। मैं बात करूँ कि जिनका स्कूल है, स्कूल के साथ वो कोचिंग में जा रहे हैं, अपना सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला पार्ट है। तो अगर आप किसी डबिंग स्कूल में जा रहे हो तो आप इतने पार्ट को जो स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। खैर 7 से 8 घंटे नॉर्मली हमारा जो स्कूल में टाइम है वो निकल जाता है। इसके अलावा जो कोचिंग है, आप कोई भी कोचिंग कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, तो आप मिनिमम कम से कम आपका 2 से 3 घंटे का टाइम है वो मिनिमम आपका जा रहा होगा। इसके अलावा आपको जो होमवर्क मिलता है, इसके अलावा आपको जो होमवर्क मिलता है, आपको जो DPP मिलती है, उसमें आराम से आपका 1 से 2 घंटे का टाइम आपका लग रहा होगा मिनिमम। इसके अलावा आपकी जो बाकी एक्टिविटीज़ है, अब यार इसके अलावा आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो बाकी टाइम है यार, आपका मतलब आपको नहाना भी है, आपका स्कूल जाने का टाइम होता है, आपका घर से आने का टाइम होता है, बाकी एक्टिविटीज़ भी होती है, तो वहाँ पे आराम से आपका 2 से 3 घंटा आपका चला जा रहा होगा कुल, ठीक है। बाकी आपका 7 से 8 घंटे का आपकी जो स्लीप है वो भी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्लीप यहाँ पे काउंट नहीं करा, बट स्लीप भी आपकी जरूरी है भाई, सोना भी तो होता है, सोना कि सिर्फ मतलब सो नहीं रहे, सिर्फ जाग के पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपके 24 घंटे हैं, इसमें आपको जो सेल्फ स्टडी का टाइम, जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है वो मिल नहीं पा रहा। और ये सवाल आप खुद भी पूछते हो कि भैया इसमें जो टाइम है सेल्फ स्टडी का वो तो है ही नहीं। और एक जेन्युइन क्वेश्चन भी है, जिस बच्चे को नहीं पता होगा तो वो शायद मैनेज नहीं कर पाएगा, बट आपको इसमें से टाइम निकालना है, आपको इसमें से टाइम निकालना है। यही हमें सीखना है कि कैसे निकालें। पहली चीज़ जो बताऊंगा फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद थोड़ी सी अजीब लग सकती है बच्चों को, बट वो करना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज़ कि आपको जो कोचिंग है, ठीक है, कोचिंग है, वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो 1 सेकंड भी। कोचिंग में आप पैसे दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो बहुत सारा, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, वो कोचिंग में दे रहे हैं, तो कोचिंग में लाके टाइम वेस्ट तो मत करना। कोचिंग में लाके आपने जो क्लासेज है उसको स्किप मत करना। स्कूल की क्लासेस स्किप कर दोगे चलेगा, कोचिंग की आपकी एक भी क्लास स्किप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक रीज़न होता है बैकलॉग बनने का। आप क्लास स्किप कर दोगे, आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हिल चुका है, फिर वही रीज़न है कि आपका बैकलॉग बन जाता है। तो भाई कोचिंग की तो एक भी क्लास स्किप नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप स्कूल जा रहे हो तो भाई स्कूल से आपको टाइम निकालना है। स्कूल में आपका कोई टीचर, आपको कोई पीरियड आ गया, आपको कोई सब्जेक्ट आ गया, टीचर आ गया, अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैं कोचिंग में पढ़ चुका हूँ, मैं यूट्यूब में पढ़ चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है, तो उस क्लास को, उस पीरियड को आप स्किप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जो ट्रिक्स मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को, जो मैंने खुद अपने 11वीं में यूज़ की थी। मैं नहीं बोलता कि यार ये अच्छी चीज़ है या फिर ये बहुत ही ज़्यादा मैं इसको प्रमोट करता हूँ, बट ये ज़रूरी है, क्योंकि 11वीं 12वीं में एक बच्चा अगर नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, कॉमर्स की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो स्कूल में भी 7 घंटे पढ़ाई कर ले, कोचिंग भी कर ले। भाई इंसान है वो, तो अगर कोई टीचर देख रहा है कोई ऑफेंड हो जाएगा, तो इसमें ऑफेंड होने वाली बात नहीं। ये जेन्युइन तरीका करना पड़ेगा बच्चों को फॉलो, ठीक है, क्योंकि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मैं समझता हूँ उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो स्कूल में आपको हर एक पीरियड को अटैम्प्ट नहीं करना, हर एक पीरियड को आपको नहीं करना है, आपको स्किप करना है पीरियड। कैसे कर सकते हो? आपकी सीट होती है, ठीक है, आपकी सीट होती है, आप पीछे वाली बेंच पर आके बैठ सकते हो, पीछे वाली बेंच पर आके बैठो, जो मैं करता था, और वहाँ जाके अपना जो होमवर्क है कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, कि कुछ गलत काम नहीं करना, नहीं कि भाई मस्ती करना, नहीं। स्कूल में भी टाइम है प्रॉपर इन्वेस्ट करना है। पीछे वाली बेंच पर आके बैठो, ठीक है, और वहाँ पे अपना जो होमवर्क होता है स्कूल का या फिर डीपीपी जो मिलती है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। टाइम सेव करो। स्कूल का जो होमवर्क है वो स्कूल में ही हो जाना चाहिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, घर पे आके आपको होमवर्क नहीं करना, क्योंकि यार वैसे भी होम आपको पता है कि होमवर्क के नाम पे आप कॉपी करते हो, सिर्फ अपने दोस्त से, गूगल से, कहीं से कॉपी करते हो, आप खुद से तो करते नहीं हो, और करना भी नहीं चाहिए, वो बेकार से होमवर्क मिलता है स्कूल में। तो इसलिए स्कूल का जो होमवर्क है वो स्कूल में ही हो जाना चाहिए। कोई पीरियड है जो खाली है, पीछे वाली बेंच पर आओ, कॉपी निकालो, होमवर्क करना शुरू कर दो। कोई पीरियड है जिसमें आपको जो टीचर है, चैप्टर जो चल रहा है वो चैप्टर आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो पीछे वाली बेंच पे आओ, और टीचर भी आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, क्योंकि वो आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, ठीक है। पीछे वाली बेंच पे आओ, नीचे कॉपी निकालो आराम से, और अपना होमवर्क करना शुरू कर दो, ठीक है। सेव करो टाइम। 10 लाख बच्चे, 12 लाख बच्चे, 21 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं भाई, एक सिंगल एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं 21 लाख बच्चे, उसमें से कुछ हज़ार सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन कितना लेवल जा चुका है ना, अंदाज़ा भी नहीं आपको। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये पहला स्टेप हो गया कि भाई स्कूल में टाइम सेव करो। मान लो कि स्कूल में अगर आप 2 से 3 घंटा भी, ज़्यादा नहीं बोल रहा, अगर 2 से 3 घंटा भी अगर आपने सेव कर लिया स्कूल में, बहुत बड़ी बात है। उसमें होमवर्क हो जाएगा, आपकी डीपीपी हो जाएगी, मॉड्यूल हो जाएगा, समझ रहे हो।
तो घर पे आपको जो 2 से 3 घंटा है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वो आपका अपना सेल्फ स्टडी में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से भी आप आराम से 1 घंटा निकाल लोगे, और जो आपका यहाँ पर टाइम बच गया 2-3 घंटा सेव हो जाएगा, आप वो निकाल लोगे, तो आराम से आपको 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी मिल जाएगी, ठीक है। अभी बहुत से लोग कह रहे होंगे भैया ये कहना आसान है, मुझे पता है यार कहना आसान है, बट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी एफर्ट मारना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिजल्ट निकालना पड़ेगा टाइम आपको, तो कर सकते हो आप पॉसिबल, ठीक है। अदरवाइज फिर आप भी वही एक एवरेज कैटेगरी में रह जाओगे। हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ये बहुत बार मैं कह चुका हूँ कि आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अभी आप एक कंफर्ट जोन में बैठ चुके हो कि ठीक है चल रहा है यार, चलने दो, तो फिर वो लाइफ है वो भी ऐसे रहेगी कि चलने दो। लाइफ में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको जो कंफर्ट जोन बनाएगा इससे ऊपर उठना पड़ेगा, कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट आपके कुछ पॉइंट्स है, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम वीडियो को रैप अप करते हैं, ठीक है। कुछ मस्ट डू चीज़ें हैं। पहली चीज़, आपको अपना जो स्लीप शेड्यूल है वो फिक्स कर लो। मैं नहीं कह रहा कि आप 6 घंटे सो, 4 घंटे सो, 5 घंटे सो, 10 घंटे सो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मेरे कहने से आप ना कम सोगे ना ज़्यादा सोगे। बट हाँ, मेरे कहने से एक बात मान लो कि अपने जो स्लीप का जो शेड्यूल है वो फिक्स कर लो, मतलब कि उठ रहे हैं और सोने का टाइम फिक्स कर लो, ठीक है। कब आप उठ रहे हो, कब आप सो रहे हो, चाहे आप रात को लेट सो, जल्दी उठो, या फिर कुछ भी करो, टाइम फिक्स कर लो। नेक्स्ट पॉइंट आपका, डोंट स्किप क्लासेस। देखो यहाँ बात हो रही है स्कूल की, बात नहीं हो रही है यहाँ पे। स्कूल में तो स्किप कर सकते हो, स्कूल में जो मतलब छोड़ सकते हो स्कूल वगैरह अगर पॉसिबल है तो। यहाँ बात हो रही कोचिंग की, कोचिंग की क्लासेस को स्किप मत करना मेरी जान, वरना वही रीज़न है कि आपका यहाँ पे क्या बनता है, आपका बैकलॉग बनता है, ठीक है। तो इसलिए कोचिंग की क्लासेस को स्किप हमें नहीं करना है। आजा आगे आजा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका रेगुलर रिवीजन। 10 बार, 1000 बार, लाख बार बोल चुका हूँ मैं कि किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जो रिवीजन ज़्यादा करोगे उतना आपको ज़्यादा याद होगा, समझ आएगा, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बट यहाँ एक और चीज़ लिखी है, आपने देखी नहीं, वो क्या, रिवीजन तो करना है हमें, बट रेगुलर रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि भाई आज रिवाइज कर लिया फिर 1 महीने बाद कर रहे हैं उसको रिवाइज, नहीं। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, अगले 24 घंटे के अंदर उसका एक बार रिवीजन कर लो, फिर अगले 4 दिन के अंदर रिवीजन कर लो, फिर अगले 7 दिन के अंदर रिवीजन कर लो। मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा वो चीज़। आपको रेगुलर रिवीजन करना है मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रैक्टिस टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आपको जो था ना ये पॉइंट कि कहाँ गया कि हमारे टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, तो कैसे इंप्रूव करें। देखो इसका एक सिंपल तरीका है कि पहले तो देखो कि आपके टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। क्या आपने वो चैप्टर पढ़ाई करी थी या फिर नहीं की थी? अगर आपने वो चैप्टर पढ़ाई नहीं की थी फिर तो अलग पॉइंट है कि चैप्टर हम लोग पढ़ाई कर लेंगे फिर हम लोग अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर आपने चैप्टर पढ़ा था और उसमें से भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, फिर चेक करो कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट आप दोबारा जाके पढ़ो। मान लो कि आपने कोई एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, बस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। मान लो कि आपने आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है, मतलब क्लास 11 में केमिस्ट्री का चैप्टर है, मतलब जो बाकी स्ट्रीम वाले वो भी टेंशन मत लो, एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं। तो मान लो कि आपका चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें से कोई क्वेश्चन आया, आपसे नहीं हुआ कुछ सॉल्व, ठीक है, आपके टेस्ट में, तो क्या कर सकते हो आप कि उसका कॉन्सेप्ट जो है उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर आप दोबारा रीडिंग कर सकते हो अपने रेफरेंस बुक में जाके, अपनी एनसीईआरटी में जाके, ठीक है, एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक या मॉड्यूल जो भी आप फॉलो कर रहे हो वहाँ से जाके उस कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं करना, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है उस कॉन्सेप्ट को जाकर दोबारा रिवाइज कर लिया, फिर जाके फिर दोबारा आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये तरीका होता है प्रॉपर चैप्टर को टेस्ट को एनालिसिस करने का कि कहीं कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, उस पर सर्कल मार दो और जाके दोबारा उसको रिवाइज करो। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो उसका, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी नहीं आता है फिर अपने टीचर से पूछो कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपको समझा रहा हूँ, वो समझाएंगे आपको, ठीक है। ये आपको प्रॉपर होता है तरीका आपका टेस्ट को एनालिसिस करने का। तो टेस्ट जो है उसको एनालिसिस आपको करना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक कि भाई सोशल मीडिया इज इक्वल टू बर्बादी। आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि सोशल मीडिया मतलब अगर आपको अपनी बर्बादी चाहिए, जो कि मुझे पता कि आपको नहीं चाहिए, ऑफकोर्स किसी को नहीं चाहिए, बट अगर इनकेस किसी का मन कर रहा हो कि भैया हमें तो चाहिए बर्बादी, हमें तो बर्बाद होना भैया, हमें तो ज़िंदगी बर्बाद करनी है अपनी, तो अगर आपको बर्बाद करनी है अपनी ज़िंदगी तो प्लीज़ अपने सोशल जो मीडिया है इसको यूज़ करना बढ़ा दो, ठीक है। अगर आप 2 घंटे यूज़ कर रहे थे तो आप 4 घंटे यूज़ करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप 4 घंटा कर रहे थे तो आप अपना 5 घंटा यूज़ करना शुरू कर दो। तो अगर आपको अपनी बर्बादी चाहिए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सोशल मीडिया की मतलब बर्बादी बढ़ाओ, सोशल मीडिया बढ़ाओ, ठीक। ऐसे उसको उल्टा है, सोशल मीडिया बढ़ाओ तो बर्बादी आपकी अपना बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है मेरे भाई मेरी बहन, आपको फोकस करना है। एग्जाम का जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एग्जाम 10 लाख 15 लाख बच्चे, ये जो नंबर है ये पहले नहीं हुआ करता था। अभी जो एग्ज़ाम का कंपटीशन है वो बढ़ चुका है, नंबर तो बढ़ ही रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास अवेलेबल है। पहले क्या था कि जो मतलब जो थोड़े ठीक ठाक लोग थे मतलब वो कोचिंग अफोर्ड कर पाते थे, मतलब कोई बच्चा कोई अपना घर से लोन लेके आ रहा है, कोई अपना घर बेच के पढ़ा रहा है बच्चों को, ऐसे बहुत स्टोरीज हैं। बट अभी क्या है कि रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब पूरा फ्री पढ़ा है, बेस्ट टीचर्स फ्री में कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। और ऑनलाइन कोर्स बहुत ही ज़रा चीप प्राइस में मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में जो कॉम्पिटिशन है ना हर एक बच्चे के पास अवेलेबल है बेस्ट रिसोर्स, तो हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई रगड़ रहा है।
बस आप नहीं रगड़ रहे हो, आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो। तो आपको अपना बेस्ट एफर्ट मानना है। अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स के चेहरे पे एक मुस्कान हो उस रिजल्ट वाले दिन, अगर आप चाहते हो कि आपको वो रिग्रेट ना हो, आपको गिल्ट ना हो कि यार काश मैंने उस 2 साल में मेहनत कर ली होती, काश एक सामने एक बंदा आके बोल रहा था कि भाई मेहनत कर ले, काश हमने उसकी बात मान ली होती, तो आज हम एक अच्छे कॉलेज में होते, आज हम अपने एक ड्रीम कॉलेज में होते, आज हम किसी Tier 2 Tier 3 कॉलेज में नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेहनत करो, आराम से जी जान लगा दो, अपनी जो टाइम बचा है उसमें अपनी मेहनत करो। ठीक है, हाफ ईयरली के लिए मैं अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा, बट मेहनत करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद आप एक अच्छे कॉलेज में हो और फिर वहाँ से मुझे अपना मैसेज करो इंस्टा पे या फिर DM पे या कहीं भी कि भैया हम अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँच चुके हैं आपकी वजह से। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। ठीक है, इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। पहले बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट, बाय।